How are you? I hope you are all fit and fine. वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम आगे बढ़ते हैं। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात कर रहे थे। इसमें हम वेरियस रेफ्रिजरेशन साइकिल हम देखते आए हैं, जिसमें हमने दो कवर कर लिया है। पहला था आपका साइकिल विथ ड्राई सेचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन के बाद आपको ड्राई सेचुरेटेड वेपर मिल रहा था। दूसरा साइकिल था कि हमें वेट वेपर मिल रहा था, यानी कि मिक्सचर मिल रहा था लिक्विड और वेपर का कंप्रेशन के बाद। तो ये दोनों आपकी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें तीसरी साइकिल पे चलते हैं, जो है आपका साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि संपीड़न के बाद अति गर्म वाष्प के साथ चक्र। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं। तो सुपर हीटेड यानी कि हमें कंप्रेशन के बाद जब हम रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि वो सुपर हीटेड जोन में चला जाए वेपर। तो ऐसी साइकिल कैसी होगी? वो इस तरीके से होगी। टीएस डायग्राम हम देख रहे हैं, ये आपका टीएस डायग्राम है। ठीक है, टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्रेशन। सबसे पहले हमने किया कंप्रेशन, स्टार्ट किया। यहाँ से हमने लिया है सेचुरेटेड वेपर, यानी कि कंप्लीट 100% वेपर पहले से इंटर कर रहा है कंप्रेशन के दौरान। तो कंप्रेशन में हमने कंप्रेस किया, जाहिर सी बात है ये आइसेंट्रोपिक होता है। इसमें क्या है, वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा कम। ठीक है, और कंप्रेसर में क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, उसे कंप्रेस किया जाएगा आइसेंट्रोपिकली, यानी कि आपका प्रोसेस जो होगा वो कांस्टेंट एंट्रोपी पे होगा। एंट्रोपी इस दौरान कांस्टेंट रहेगी। और जब हम कंप्रेस करते हैं तो किसी भी गैस को या फिर लिक्विड को या फिर वेपर को कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, मान लेते हैं बॉटम लेवल प्रेशर आपका P1 है, तो यहाँ से वो कंप्रेस होगा आइसेंट्रोपिकली। आइसेंट्रोपिकली यहाँ से कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, अब ये कंप्रेस होता जाएगा और प्रेशर P2 तक पहुँच जाएगा। और इस दौरान क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी राइज होगा। ठीक है, तो इस दौरान आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं टेम्परेचर T1 है, तो ये टेम्परेचर T2 तक जा रहा है। और ये T2 जो है वो क्या है, आपका सुपर हीटेड है। ठीक है, यानी कि यहाँ ये 2 डैश जो है ये आपका सेचुरेटेड वेपर है, यानी कि यहाँ पे आपका 100% वेपर फॉर्म में होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उस वेपर का ही टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, यानी कि हमने कंप्रेस किया है, तो ये एक ऐसा वेपर है जिसका टेम्परेचर जो है वो काफी हाई है। अब यहाँ पहुंचने के बाद हम जाहिर बात है कंप्रेशन के बाद फिर क्या करेंगे, उसे ठंडा करेंगे। कंडेंसेशन प्रोसेस होगा 2 से 3, 2 से 3 तक हम कंडेंसेट करेंगे। ठीक है, 2 से 3 आपका हीट रिमूवल होगा। हीट को बाहर निकालेंगे हम, ताकि वो रेफ्रिजरेंट आपका ठंडा हो जाए। तो हम उसे ठंडा करेंगे, वो है आपका सुपर हीटेड फॉर्म में। ठीक है, और ये सारा काम हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, जब भी हम हीट रिमूवल की बात करते हैं तो वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। और इसमें क्या है, 2 से 2 डैश तक ये आपका सुपर हीटेड जोन है। ठीक है, सुपर हीटेड जोन यानी कि अगर हम यहाँ से ठंडा करेंगे तो पहले क्या होगा, वेपर जो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे है वो क्या होगा, पहले ठंडा होगा, ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। ठंडा होकर के वो सेचुरेटेड वेपर में आ जाएगा। ठीक है, एक लिमिटिंग पॉइंट पे आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, वो
और कूल करेंगे, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया वो। यहाँ से हम ठंडा करेंगे तो सैचुरेटेड वेपर में आएगा, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर T2 डैश तक आएगा, ठीक है। T2 डैश का टेम्परेचर और T3 का टेम्परेचर एक ही है, क्योंकि ये क्या है, फेज चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। वेपर से लिक्विड जोन में अब ये कन्वर्ट होगा। 2 डैश से 3 डैश क्या होगा, आपका सैचुरेटेड वेपर जो होगा वो कंडेंसेट होगा लिक्विड में, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे फेज का चेंज हो रहा है, ठीक है, रूपांतरण हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अब आपका ये यहाँ पे आके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे आके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका हो गया कंडेंसेशन प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद क्या होगा, आपका एक्सपेंशन होगा। जैसे पिछले साइकिल्स में हुआ था वैसे इसमें भी है, सेम है। एक्सपेंशन करेंगे थ्रॉटल वाल्व के जरिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, उसे हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड यानी कि उसका विस्तार करेंगे। विस्तार हम थ्रॉटल वाल्व के जरिए करते हैं, ठीक है। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, जो भी थ्रॉटलिंग करते हैं वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये जो है वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा, ठीक है। कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस नहीं है, इसीलिए एंट्रोपी जो है वो S3 से S4 तक कुछ इंक्रीज कर गया है, ठीक है। यानी कि एंट्रोपी इस दौरान इंक्रीज होती है, ठीक है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान आपकी एंट्रोपी कुछ इंक्रीज हो जाती है। और प्रेशर क्या होगा आपका, फिर से डाउन होगा। P3 से P4 तक जाएगा, प्रेशर डाउन होगा। और इसी दौरान टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगी तो इस केस में आपका टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर रिलीज होने के साथ साथ टेम्परेचर भी डाउन होने लग जाएगा, T4 तक आ जाएगा। इस दौरान आप क्या होगा, कुछ अमाउंट में लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए 30% या फिर 20% या फिर 45% तक जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन मेजर पार्ट जो है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आपका लिक्विड में ही है। तो अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे 4 से इवेपोरेशन होगा। 4 से 1 आपका इवेपोरेशन प्रोसेस है, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, लेकिन फेज चेंज के दौरान ये टेम्परेचर भी इसका कांस्टेंट होता है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट से हीट को एब्जॉर्ब करेगा ये, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा, इसका रूपांतरण होता जाएगा। लिक्विड में है, वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर बनेगा और वेपर वेपर वेपर, और उसके बाद यहाँ पे आके फाइनली पूरा पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा आइसोबारिक यानी कि कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एक नियत दाब पर आपका ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका कूलिंग चेंबर से पूरा क्या है, पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पूरा चैम्बर आपका ठंडा हो जाता है। ये है आपका साइकिल। पीएच डायग्राम पे देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेशर इंथैल्पी डायग्राम पे। तो वो कुछ इस तरीके से होगा, वही कंप्रेशन, ठीक है। इंथैल्पी जब भी कंप्रेशन करते हैं यानी कि वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो पीएच डायग्राम पे आइसेंथैल्पिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यानी कि कांस्टेंट एंट्रोपी है। कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन इस तरीके से जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन इसी तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है। हमने स्टार्ट किया था सैचुरेटेड वेपर से, यानी कि जब भी वाष्प जो है वो कंप्रेसर में इंटर किया तो उस समय वो 100% वाष्प था, सैचुरेटेड था पूरा का पूरा। अब उसे हमने कंप्रेस किया, जाहिर बात है वाष्प पहले से है, अब उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर और राइज होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर राइज होकर के T2 हो गया, ठीक है। कंप्रेस किए हैं प्रेशर P1 से P2 तक, ठीक है। बॉटम प्रेशर से ले जा करके हम
टॉप प्रेशर तक ले गए हैं। फिर से आपका क्या करेंगे, इसके बाद कंडेंसेशन होगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे आपका कंडेंसेशन हो रहा है। 2 से 2 डैश आपका सुपर हीटेड रीजन है। ठीक है, ये आपका सुपर हीटेड रीजन है, उच्च ताप रीजन है। और 2 डैश से 3 डैश आपका वेट वेपर रीजन है, यानी कि यहाँ पे आपका लिक्विड प्लस वेपर दोनों के दोनों है। ठीक है, लिक्विड वेपर जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा लिक्विड की मात्रा बढ़ती जाएगी और यहाँ पे आके 100% लिक्विड हो जाएगा। अब यहाँ पे 100% आपका लिक्विड हो गया। उसके बाद होगा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन थ्रॉटलिंग के जरिए करते हैं। थ्रॉटलिंग में आपका आइसन इंथैल्पिक प्रोसेस है, यानी कि इंथैल्पी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो एक कांस्टेंट वर्टिकल लाइन बन गई 3 से 4 तक। ठीक है, और उसके बाद फिर इवेपोरेशन होगा, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट से हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, और रेफ्रिजरेंट को वो मिलेगा और वो रेफ्रिजरेंट जो होगा वो लिक्विड वेपर से आपका पूरा पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा का पूरा साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, इस साइकिल की एनालिसिस कर लेते हैं। इस साइकिल से आपको क्या क्या आउटकम मिल रहे हैं। सेम इसमें भी दो प्रेशर पे काम हो रहा है। ठीक है, एक निम्न प्रेशर है जो आपका एटमॉस्फेरिक लेवल पे काम कर रहे हैं, एक कंप्रेशन के बाद का प्रेशर। तो यानी कि आपका ये जो यहाँ से देखेंगे तो प्रेशर P1 इक्वल टू P4 है। ठीक है, P1 इक्वल टू P4 और P2 इक्वल टू P3। ठीक है, ये टॉप प्रेशर है, कंप्रेशन के बाद का प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे ये दोनों प्रोसेस हैं, तो ये P2 इक्वल टू P3। ठीक है, और P2 डैश भी इक्वली होगा। ठीक है, इक्वल टू P2 डैश भी होगा। और ये इंथैल्पिक प्रोसेस है, आइसेंथैल्पिक कांस्टेंट होगा आपका इंथैल्पी इस दौरान थ्रॉटलिंग के दौरान। तो ऐसे में क्या है आपका 3 से 4 में आपका इंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट है, H3 इक्वल टू H4। अब इस साइकिल का वर्कडन सेम जैसे प्रीवियस साइकिल्स का था वैसे ही इनका भी है। साइकिल में वर्क कंप्रेसर के दौरान हो रहा है, तो रेफ्रिजरेंट का मास इनटू एनर्जी लेवल में डिफरेंस क्या आ गया। तो एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस आ गया, तो जायज़ बात है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर दे रहे हैं, तो जितनी एनर्जी लगी है वो पता चल जाएगा। तो H2 माइनस H1 ये है कंप्रेसर वर्क। ठीक है, तो H2 ठीक है माइनस H1, तो इससे पता चल जाएगा कि कितना वर्क हुआ है। बस ये सुपर हीटेड में बस फर्क इतना है कि अब H2 जो है वो सुपर हीटेड जोन में चला गया है, तो ऐसे में बस H2 को कैलकुलेट करने का बस तरीका बदल जाएगा। बाकी आपका ये तो सेम ही है, हर जगह आपका M H2 माइनस H1 है। बस H2 को निकालने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि जनरली आपको क्वेश्चन में क्या होता है कि सेचुरेटेड पॉइंट पे ही वैल्यू दी हुई होती है, यानी कि आपको ये जो सेचुरेशन पॉइंट है 2 डैश 1, ठीक है, ये 3 हो गया। तो आपको जब भी वैल्यू जो डेटा दिए जाते हैं इंथैल्पी की वो इन्हीं पॉइंट पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट की हेल्प से हमें आप और कहीं का भी इंथैल्पी निकालना होता है। ठीक है, ये हो गया या फिर यहाँ पे निकालना हो गया या यहाँ पे निकालना हो गया या यहाँ पे निकालना हो गया, जिसे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ऐसे में H2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका H2 यानी कि यहाँ का हमें पता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पता है, बस इतना हमें चाहिए। ठीक है, तो इतना ही एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए क्या करते हैं Cp डेल्टा टी करते हैं। mCp डेल्टा टी होता है। ठीक है, ये स्मॉल h है, यानी कि इसमें हम m को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल H होता तो आप इसमें m को इंक्लूड करते, ये वैसे ही। ठीक है,
पर केजी पे लिया जाता है। तो ऐसे में क्या है, ये एम सी डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी पी कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है, और हायर टेम्परेचर क्या है, T2 माइनस T2 डैश, ठीक है। तो इतनों को और ऐड कर देंगे तो आपका पूरा पूरा एंथैल्पी निकल आएगी, ठीक है। इसके जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो है आपका T2 डैश जो है, T2 डैश पे टेम्परेचर और T3 पे टेम्परेचर दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो यानी T3 टेम्परेचर भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है 4 से 1 में, ठीक है। ये आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है पूरा पूरा, इतना अमाउंट में हीट ठंडा कर सकता है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट का मास, कितना अमाउंट में मास ले रहे हैं रेफ्रिजरेंट का, और एनर्जी लेवल क्या है H1 से H4, यहाँ पे एनर्जी लेवल H1, यहाँ पे एनर्जी लेवल H4। तो H1 माइनस H4 कर देंगे तो ये आपका पूरा पूरा निकल आएगा। COP आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन में वर्क डन बाई साइकिल, ठीक है, जो भी प्रशीतक प्रभाव है अपॉन में कार्य, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है आपका, ये है। तो इसमें m से m आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है। साइकिल है आपका, साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन। कंप्रेशन से पहले ही वो सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में है, कंप्रेशन से पहले ही वो सुपर हीटेड वेपर में है, ठीक है। वो पहले ही से अति उच्च ताप पर वाष्प पहले से ही है, कंप्रेशन से पहले ही। तो ऐसे में साइकिल किस तरीके से बनेगी, उसके लिए टीएस डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका टीएस डायग्राम है। तो टेम्परेचर और एंट्रोपी, तो इसमें भी हम पहले कंप्रेशन कर रहे हैं। कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले से सुपर हीटेड जोन में है, ठीक है, ठीक है। ये आपका सेचुरेशन लाइन है, ठीक है। ये आपका वेपर का सेचुरेशन लाइन है आपका, ठीक है, सेचुरेटेड वेपर लाइन है। इसके बाद आपका वेपर उच्च ताप पर मिलेगा, ठीक है। और इससे पहले आपका ये पूरा लिक्विड प्लस वेपर जोन है, इसमें लिक्विड और वेपर है। और ये आपका लिक्विड सेचुरेटेड लाइन है, यानी कि इससे पहले में आपका लिक्विड में है। तो हमने स्टार्ट किया है सुपर हीटेड जोन से, कंप्रेशन किया है आइसेंट्रोपिक, सेम वही, बस ये है कि यहाँ पे अंतर है कि ये हमने सुपर हीटेड वेपर लिया है, ठीक है। अति गर्म वाष्प को, जो आपका प्रशीतक है, रेफ्रिजरेंट है, उसको हमने कंप्रेस किया, कैसा, कांस्टेंट एंट्रोपी पे, जिसके जरिए क्या हो रहा है, आपका प्रेशर P1 से P2 तक इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, और प्रेशर के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी बढ़ गया T1 से T2 तक, ठीक है। इस दौरान आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एंट्रोपी होगी कांस्टेंट एकदम, ठीक है, S1 इक्वल टू S2, ठीक है। और हमने यही बात, सुपर हीटेड पहले से है तो इसे कंप्रेस करेंगे तो वो और सुपर हीटेड फॉर्म में ही जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर T2 पे पहुंच गया आपका। अब इसको कंडेंसेशन करेंगे, यानी कि इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो कंडेंसेशन में हम करते क्या है, हीट का रिमूव करेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 तक हम पूरा का पूरा हीट रिमूव कर रहे हैं, वेपर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। ये सारा प्रोसेस आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। और 2 से 2 डैश, ठीक है, ये है आपका 2 डैश, ठीक है। तो 2 डैश, 2 से 2 डैश आपका सुपर हीटेड जोन है, यानी कि पहले ठंडा करें, सुपर हीटेड वेपर जो होगा वो सेचुरेटेड वेपर लेवल पे आएगा, ठीक है। इस टेम्परेचर तक आएगा, पहले ठंडा होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस है, या फिर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है,
ठीक है, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस है जो सुपर हीटेड जोन है, वहाँ से हम ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करेंगे जो भी उसका सेचुरेशन पॉइंट हो जहाँ पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। जैसे वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी वाटर के लिए अगर एज्यूम करें तो मान लेते 500 डिग्री सेल्सियस पे है, उसे ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे और वो 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में आ गया, अब यहाँ से और ठंडा करेंगे तो वो वेपर अब लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, यानी 2 डैश से 3 डैश में अब लिक्विड में कन्वर्जन होगा। ठीक है, यानी कि अब आपका सुपर हीटेड वेपर, ठीक है, एट द टेम्परेचर T2 क्या होगा, कूल होगा। ठीक है, सेचुरेटेड वेपर के लिए, और क्या होगा, टेम्परेचर T2 डैश तक आ जाएगा। देन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सेचुरेटेड वेपर जो है वो कंडेंस होगा, कन्वर्ट होगा लिक्विड में। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, जब भी फेज चेंज होगा आपका टेम्परेचर सेम होगा, तो सेम आपका यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होकर के कंडेंसेशन के दौरान पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया रेफ्रिजरेंट। अब इसके बाद आपका एक्सपेंशन होगा, सेम वही कंप्रेशन किया, 2 से 3 आपने कंडेंसेशन किया, कंडेंसेशन के बाद एक्सपेंशन करेंगे यानी कि विस्तार करेंगे। ठीक है, 3 से 4 आपका विस्तार होगा थ्रॉटलिंग के जरिए, लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंड होगा। ठीक है, थ्रॉटलिंग वाल्व के जरिए। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होगा, आइसेंथैल्पिक होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आइसेंट्रोपिक नहीं होगा, आइसेंथैल्पिक होगा। इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी इस दौरान। ठीक है, आपका एंट्रोपी बल्कि इंक्रीज ही होता है, और प्रेशर आपका डाउन होगा, प्रेशर आपका कम हो जाएगा, P3 से P4 तक जाएगा। इसी दौरान आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा यानी कि कम हो जाएगा, 3 से 4 तक चला आएगा। और इस दौरान आपका क्या होता है, पूरा लिक्विड जो होता है उसका कुछ पार्ट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। ठीक है, सम अमाउंट यानी कि कुछ मात्रा में आपका लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। उसके बाद फिर आएगा इवेपोरेशन, 4 से 1, 4 से पूरा 1 तक, मान लेते हैं 4 से पहले 4 डैश तक गया। ठीक है, 4 डैश तक आपका वेपर में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वेपर सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इवेपोरेशन आपका 4 से 1 पूरा कंप्लीट है। इस दौरान क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, जो भी आपका कूलिंग चैम्बर है, ठीक है, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और आपका ये चैम्बर ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका आइसोबारिक प्रोसेस है, जैसा कि पहले भी बताया है। ठीक है, रिमेन लिक्विड जो बचा हुआ, बचा खुचा जितना भी लिक्विड है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, जितने हीट मिलती जाएगी उतना वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, अब ऐसे में क्या है कि हम इसको इतनी ज़्यादा हीट मिल गई कि वो सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इस दौरान क्या हो गया, आपका चैम्बर से जो हीट निकल गई तो चैम्बर आपका हो गया ठंडा। ठीक है, अब इसको पीएच डायग्राम पे देख लेते हैं, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम पे। ठीक है, ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, तो इनके बीच में आपका ग्राफ बना कहाँ से, सैचुरेशन सुपर हीटेड लेवल से कंप्रेशन करेंगे सुपर हीटेड वेपर को। ठीक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पहले ही बताया, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऐसा बनेगा, इसमें 2 तक गया है, 2 के बाद क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे वो 3 तक आएगा। ठीक है, इस दौरान क्या है, 2 से 2 डैश तक आपका क्या होगा, सुपर हीटेड रीजन है। ठीक है, और 2 डैश से 3 आपका वेट वेपर रीजन है, यानी कि लिक्विड प्लस वेपर रीजन है ये। और फिर उसके बाद 3 से 4 एक्सपेंशन है, आइसेंथैल्पिक है, इंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इंथैल्पी इस दौरान आपका कांस्टेंट है। उसके बाद क्या हो रहा है, 4 से 1 तक, 4 से 1 तक हम आएंगे इवेपरेशन। इसमें 4 से 4 डैश क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। ठीक है, लिक्विड वेपर
मिक्सचर जो है वो वेपराइज होगा, वेपर की मात्रा बढ़ती जाएगी और यहाँ पे आकर के 100% वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर 4' से 4'1 आपका सुपर हीटेड जोन में चला जाएगा, यानी कि वेपर का टेम्परेचर और इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल है। अब इस साइकिल की एनालिसिस कर लेते हैं। जब हमने कंप्रेसर में पहले ही सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट को भेजा, तो इसमें भी सेम वही चीज है। पूरा प्रेशर लेवल बॉटम का P1 = P4 है, ठीक है, और P3 = P3 है, देख रहे हैं आप, ठीक है। और इंथैल्पी कांस्टेंट है, यानी कि इस पॉइंट पे इंथैल्पी आपकी कांस्टेंट है। इस साइकिल का वर्क डन कंप्रेसर के द्वारा ही होगा, तो कंप्रेसर का वर्क हम इंथैल्पी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मास होगा रेफ्रिजरेंट का, ये आपका रेफ्रिजरेंट का मास है, जो भी शीतक पदार्थ है उसका मास है, और इंथैल्पी, यहाँ पे इंथैल्पी लेवल और यहाँ पे इंथैल्पी लेवल दोनों को माइनस कर देंगे तो कितनी एनर्जी इसमें लगी वो पता चल जाएगा। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, बस फर्क इतना है कि हमें आपको सैचुरेटेड पॉइंट पे ही इंथैल्पी पता होगी। तो ऐसे में क्या है, आपको 2 पे निकालना होगा। तो 2 पे निकालने के लिए वही आप पहले H2 तक का पता होगा, ठीक है, उसके बाद फिर mcp डेल्टा टी के जरिए और एनर्जी कितनी लगी वो पता कर लेंगे, तो वो हो जाएगा Cp फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2 डैश, ठीक है। तो इस तरीके से आप H2 को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, H2 को कैलकुलेट कर लेंगे। और इसमें H1 भी सुपर हीटेड में है, तो इसे भी कैलकुलेट करना होगा, यानी कि हमें H4 तक का पता होगा, सैचुरेटेड पॉइंट तक का, उसके बाद का फिर हमें निकालना होगा, यानी कि इसमें H4 डैश तक का हमें पता होगा डेटा के फॉर्म में, और इतना हम कैलकुलेट कर लेंगे Cp फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, mc डेल्टा टी, ये स्पेसिफिक हीट है आपका कांस्टेंट प्रेशर पे ये, ठीक है। तो T1 माइनस T4 हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 4 से 1 के बीच में। तो 4 से 1 के बीच में कितना अमाउंट का कूलिंग इफेक्ट मिलेगा? m H1 माइनस H4, H1 माइनस H4, ठीक है, पूरा का पूरा ये TS में देखें तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये पूरा लेवल आपका हीट इफेक्ट, हीट आपका कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए है। तो COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो COP ऐसे ही निकलता है, ये फॉर्मूला है आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। हम इफेक्ट कौन सा ले रहे हैं और उसके बदले हमें कितना काम करना पड़ रहा है, इनका रेशियो। तो H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1, m से m गया, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट होकर के ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सुपर हीटेड जोन वाले साइकिल कंप्लीट हो गए हैं। अब एक साइकिल बचती है अंडर कूलिंग का, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।